अध्याय 2221 गंभीर रवैया। जब उन दोनों ने खाना खत्म किया तो झो यांग और उसके पुरुष साथी ने अपना भोजन केवल आधा ही खाया था। चलो चलें, चलो एक साथ स्कूल में स्व अध्ययन सत्र के लिए वापस चले और विमान उड़ाने का खेल फिर से खेलें। सू जिकिंग ने हल्के से अपना मुंह टिश्यू से पोंछा और अपनी सीट से उठकर शेंगू से कहा। हालांकि शेंगू ने देखा कि झो यांग और उसका पुरुष साथी अभी भी खुशी से बातचीत कर रहे थे और एक अकथनीय चिंता प्रबल हो गई। आपको क्या लगता है कि खाना खाने के बाद वे कहाँ जाएंगे? शेंगू सीधे तौर पर सू जिकिंग के स्कूल वापस जाने के प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं कर सकता था, इसलिए उसने उसे अनुमान लगाने के लिए एक प्रश्न पूछा ताकि झो यांग की आज उसकी नज़र में रहने का समय बढ़ सके। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उनका रिश्ता कितना आगे बढ़ा है। अगर वे करीब नहीं हैं तो लड़का उसे वापस स्कूल भेज देगा। अगर वे पहले से ही करीब हैं और एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताना चाहते हैं तो वह उसे कहीं और ले जा सकता है। सू जिकिंग ने चेहरे पर कोई शर्मीली अभिव्यक्ति के बिना कहीं और शब्द कहा। शेंगू ने जानबूझकर सू जिकिंग को झो यांग के पीछे चलने के लिए सहमत करने की कोशिश की, इसलिए उसने जानबूझकर बातचीत को उस दिशा में मोड़ दिया जिस दिशा में वह चाहता था। कहीं और से तुम्हारा क्या मतलब है? किसी होटल में बिना काटे संस्करण पढ़ने के लिए पर जाएं। झो टीचर पहले से ही अपने 20वें दशक में है और अगर वह तैयार है तो यह उसकी स्वतंत्रता है। सू जिकिंग की अभिव्यक्ति बहुत गंभीर हो गई जब उसने ये कहा, लेकिन मैं केवल 18 साल की हूँ, भले ही मेरा जन्मदिन पहले ही हो चुका है। मैं शादी से पहले किसी भी आदमी के साथ उस तरह की जगह नहीं जाऊंगी, भले ही वह मेरा दीर्घकालिक प्रेमी ही क्यों न हो। हालांकि शेंगू को ये सुनकर थोड़ा अफसोस हुआ, लेकिन उसने सू जिकिंग के लिए अपने स्नेह और सम्मान को भी बढ़ा दिया। क्या आपको लगता है कि मेरे विचार थोड़े पुराने हो गए हैं? जब सू जिकिंग ने देखा कि शेंगू कुछ नहीं बोल रहा है तो उसने बहुत गंभीरता से पूछा। नहीं, शेंगू ने एक पल सोचा और कहा, हो सकता है कि कुछ लोग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अधिक अंतरंग होने की उम्मीद करते हो, लेकिन वे भी यही चाहेंगे कि उनकी नई पत्नी पवित्र हो। ये सुनकर सू जिकिंग हंस पड़ी। मुझे आपकी ईमानदारी बहुत पसंद है। हालांकि आपने जो कहा वह मुझे हास्यास्पद लगता है, क्योंकि जो लोग अपनी पहली गर्लफ्रेंड के साथ शादी के मंडप में प्रवेश कर सकते हैं वे निश्चित रूप से सभी पुरुषों का एक बहुत छोटा हिस्सा हैं। शेंगू, जो जानबूझकर समय में देरी कर रहे थे, यहाँ बैठकर सू जिकिंग के साथ इस विषय पर चर्चा जारी रखने के लिए बहुत इच्छुक थे। इसलिए उन्होंने सीधे सू जिकिंग से यह सवाल पूछा, क्या आप अपने पहले प्रेमी से शादी करने की कोशिश में लगी रहेंगी अगर उसमें धोखाधड़ी जैसी कोई बड़ी गलती न होती? सू जिकिंग ने एक पल सोचा और सिर हिलाया। मैं अपने पहले प्यार को संभालने के लिए कड़ी मेहनत करूंगी। मैं ये भी आशा करता हूं कि यह मेरे जीवन का एकमात्र प्यार होगा। इसीलिए प्रेमी चुनने के मामले में मैं शुरू से ही बहुत सतर्क रहूंगी। मैं तब तक कोई निर्णय हल्के में नहीं लूंगी जब तक मुझे यकीन न हो जाए कि मैं उसे अपना पूरा दिल दे सकती हूँ। शेंगू को यह अजीब नहीं लगा कि सू जिकिंग ऐसे शब्द कह सकती है। आखिरकार अधिकांश शैक्षणिक उपलब्धि प्राप्त करने वाले लोग अधिक तर्कसंगत होते हैं। सतर्क और गंभीर रहना ही वह रवैया है जो उसे अपनाना चाहिए। लेकिन क्या सू जिकिंग का उससे ये बातें कहने का कोई और इरादा है? यदि शेंगू इसे अपने सामान्य तरीके से व्याख्या करें तो ये शब्द एक लड़की द्वारा अपने संभावित प्रेमी लक्ष्य के प्रति जांच भी हो सकते हैं। इस संभावित प्रेमी की प्रतिक्रिया देखने के लिए शायद इसका संबंध हमारी 30 वर्ष से अधिक की अंतरंगता से है। जैसे ही शेंगू ने ये सोचा, झो यांग और उसके पुरुष साथी ने खाना खत्म कर लिया और भुगतान करने और जाने के लिए उठ रहे थे। क्या आप जानना चाहते हैं कि वे बाद में कहाँ जाएंगे? यदि शेंगू ने झो यांग को अकेले शहर में देखा होता तो उसके लिए उन दोनों का पीछा करना आसान होता, लेकिन अब सू जिकिंग उसके सामने बैठी थी और वह उसे यहाँ छोड़कर झो यांग और उसके पुरुष साथी के पीछे नहीं जा सकता था जैसा कि उसने पहले किया था। शेंगू के लिए सू जिकिंग की जिज्ञासा को संतुष्ट करने का एकमात्र तरीका उसे क्रोधित किए बिना तथा झो यांग की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उसकी जिज्ञासा को जगाना था। हालांकि सू जिकिंग ने झो यांग को देखा, फिर शेंगू को एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ देखा और कहा, मैं नहीं चाहता। तब से जब तक झो यांग और उसके पुरुष साथी हॉटपॉट रेस्तरां से नहीं चले गए, शेंगू ने सू जिकिंग को फिर से राजी नहीं किया, क्योंकि वह सू जिकिंग के स्वर से बता सकता था कि वह उन दो शब्दों से खुश नहीं थी। जब झो यांग का आकार सू जिकिंग की नजरों से पूरी तरह से गायब हो गया, तब उसने शेंगू की ओर देखा जो अभी भी वहीं बैठा था और पूछा, क्या तुम्हें वह पसंद है?
इस वाक्य का लहजा एक प्रेमिका द्वारा अपने प्रेमी की अन्य लड़कियों के प्रति अत्यधिक चिंता के बारे में पूछे गए संवेदनशील प्रश्न के समान था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह मुझे पसंद करती है? नहीं, अंतरंगता का स्तर अभी 30 के पार हुआ है, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। या शायद वह सिर्फ एक भूमिका निभा रही है। जैसे आज वह मेरी प्रेमिका है, इसलिए वह मेरी प्रेमिका होने के मानकों का पालन कर रही है। और फिर परसों जब वह मेरी गर्लफ्रेंड नहीं रहेगी, तो मैं चाहे कुछ भी करूं, उसे मुझमें कोई दिलचस्पी नहीं होगी। ये सोचकर शेंगबू को ये भी समझ में आ गया कि सू जिकिंग ने पहले पुराने जमाने की सोच के बारे में वे शब्द क्यों कहे थे। हाँ, वे शब्द जिनमें अब वह जो कह रही है उसके बॉयफ्रेंड के लिए हैं। उसने इस बारे में सिर्फ इसलिए मजाक नहीं किया क्योंकि वह सिर्फ एक दिन के लिए मेरी गर्लफ्रेंड थी। आज सुबह जब से वह मुझसे कक्षा में मिली है तब से वह गंभीर है। यह एहसास होने के बाद शेंगबू ने आज ये देखने की इच्छा छोड़ने का फैसला किया कि झो यांग बाद में कहाँ जाएगा। वह सू जिकिंग पर गपशप जैसे लहजे में हंसे और कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? वह हमारी शिक्षिका है और हमसे कई साल बड़ी है। मैं बस थोड़ा उत्सुक हूँ। आखिरकार हर किसी के पास गपशप करने वाला दिल होता है। हालांकि शेंगबू ने यह बात सहज स्वर में कही, लेकिन उसके दिल में वास्तव में ज्यादा आत्मविश्वास नहीं था। और सू जिकिंग को भी इस पर पूरा विश्वास नहीं था। लेकिन उसने इस पर सवाल नहीं उठाया, बस थोड़ा सा सिर हिलाया और शेंगबू से कहा, तो फिर चलो अब स्कूल वापस चलें। मुझे शिक्षक के निजी जीवन में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। दोपहर में हम थोड़ी देर साथ मिलकर अध्ययन कर सकते हैं, कोई छोटा मोटा खेल खेल सकते हैं और कैफेटेरिया में खाना खा सकते हैं। तो फिर मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। शेंगबू समझ गया कि सू जिकिंग का छोटा खेल से क्या मतलब था। अब चूंकि वह आर्थिक रूप से सक्षम था, इसलिए अगर वह सू जिकिंग के साथ हवाई जहाज का खेल के कुछ राउंड भी खेलता तो वह इसे संभाल सकता था। और सू जिकिंग ने एक बार फिर उस खेल को खेलने का सुझाव देने की पहल की, जिसने शेंगबू के विचार को गहरा कर दिया। यानी अगर सू जिकिंग अगले 2 दिनों में हवाई जहाज के खेल में उससे हारती रही, क्या वह अपनी अस्थायी प्रेमिका की पहचान को फिर से आगे बढ़ा पाएगी? यदि मैं सिस्टम के विभिन्न अस्थायी कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर सकूं और खेल के उपयोग के लिए मेरे पास पर्याप्त गेम सिक्के हों, उस दिन प्रेमिका 1 सप्ताह, 1 महीने, 1 वर्ष या उससे भी अधिक समय तक रहने वाली है। अगर झो यांग के लिए एक ऐसे आदमी के साथ होटल में जाना इतना आसान है जिससे वह अभी अभी मिली है, तो उसे लक्ष्य के रूप में छोड़ देना मेरे लिए कोई बड़ा अफसोस नहीं है। ये सोचते हुए शेंगबू का मूड इस बात के अफसोस से बदल गया कि वह झो यांग के शिक्षक को पहले नहीं ट्रैक कर सका, 3 चीजों के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक दृढ़ और सकारात्मक दृष्टिकोण में। अध्याय 2322 वूजियाई की निजी नियुक्ति। दोनों डोंग विश्वविद्यालय लौट आए और स्वाध्ययन के लिए कमरा 306 में मिलने से पहले अपनी अध्ययन सामग्री लेने के लिए अपने छात्रावासों में वापस जाने पर सहमत हो गए। ये वही स्व अध्ययन कक्ष था जहां शेंगबू ने कल पुस्तकालय में सू जिकिंग से संपर्क किया था। वह बिना ज्यादा सोचे समझे सू जिकिंग के सुझाव पर वहां जाने के लिए सहमत हो गया था। छात्रावास में वापस आने पर 3 रूममेट जो पहले अपने कंप्यूटर पर गेम खेल रहे थे, अजीब तरह से खड़े हो गए और शेंगू की ओर क्षमा याचना भरी निगाहों से देखने लगे। तुम लोगों को क्या हो रहा है? आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? मैंने डब्ल्यू चैट पर एक संदेश भेजा था कि जिया हुआंग मुझे परेशान कर रहा है। क्या मैंने तुम लोगों को नहीं बताया? शेंगू ने देखा कि उसके रूममेट्स का उसके प्रति रवैया सामान्य चंचल व्यवहार से बदलकर सम्मान और विस्मय में बदल गया था। छात्रावास के भारी माहौल को हल्का करने के लिए उसने मुस्कुराहट दिखाई। क्या तुमने सचमुच जिया हुआंग और उसके गिरोह को अकेले ही खत्म कर दिया? लू हाओ, जो सबसे मजबूत दिखने वाला रूममेट था, उसने शेंगू की पतली भुजाओं को देखते हुए पूछा। शेंगू ने उसकी निगाहों का अनुसरण किया और उसे व्यायाम न करने पर शर्म महसूस हुई। उन्होंने ये कहकर अपना बचाव करने की कोशिश की, यह आत्मरक्षा थी। उन्होंने पहले मुझ पर हमला किया। मैंने उनके हमलों को चकमा दिया और अपनी चपलता से जवाबी हमला किया। मुझे ज्यादा ताकत की जरूरत नहीं पड़ी। शेंगू के अपने ए स्तर के आत्मरक्षा युद्ध के बारे में शब्द आंशिक रूप से सत्य और आंशिक रूप से असत्य थे। ये सच था कि जब वह आत्मरक्षा की मुद्रा में होता था तो दुश्मन के हमले उसे धीमे लगते थे। हालांकि ये गलत था कि हर बार जब वह पलटवार करता था तो उसके मुक्कों या किक्स को सिस्टम द्वारा 300% ताकत बढ़ा दी जाती थी। अन्यथा उन शत्रुओं को जिन्होंने उन पर हमला किया था, केवल एक मुक्का सहने के बाद पीड़ा से जमीन पर कैसे गिरना पड़ा। किसी भी मामले में इस पर विश्वास करना कठिन है। लू हाओ ने अपना सिर हिलाया और अविश्वास भरे स्वर में कहा,
जब मुझे आपकी डब्ल्यू चैट मिली उस दौरान मैंने गेम खेलकर अपना ध्यान भटकाने की कोशिश की। लेकिन अब जब मैं तुम्हें देख रहा हूं तो तुम्हारे शारीरिक रूप को देखते हुए यह विश्वास करना अभी भी कठिन है कि तुमने अकेले ही जियाओ हुआंग और उसके गिरोह को मार गिराया। शेन गू ने अपने दो अन्य रूममेट्स झांग यू और वांग निंग की ओर देखा, जिन्होंने भी लू हाओ की बातों से सहमति में सिर हिलाया। एक कहावत है कि तथ्य शब्दों से अधिक प्रभावशाली होते हैं। मैं अब आपके सामने बिना किसी खरोंच के खड़ा हूं। क्या मुझे कुछ और समझाने की जरूरत है? शेन गू आत्मविश्वास से अपने कंप्यूटर डेस्क पर वापस आया, अपनी अंग्रेजी अध्ययन सामग्री और नोटबुक को अपने कंधे के बैग में रख लिया और जाने से पहले उसने एक और वाक्य बोला जिससे उसके रूममेट्स उससे ईर्ष्या करने लगे। मेरे पास तुम लोगों के साथ यहाँ रुकने का समय नहीं है। मैं अपनी स्कूल की फूल गर्लफ्रेंड के साथ पढ़ाई करने जा रहा हूँ। शेन गू की विदाई को देखते हुए झांग यू ने ईर्ष्या और कुछ हद तक जलन से बुदबुदाया, पिछले कुछ दिनों में इस आदमी की किस्मत कैसी थी? हमारी गर्लफ्रेंड की तुलना में सू जिकिंग फीनिक्स की तुलना में गौरैया की तरह है। क्या आपको लगता है कि भाग्य इतनी आसानी से आता है? लू हाओ, जो तीनों में सबसे धनी परिवार से था, शांत रहा। क्या तुम भूल गए कि दोपहर को छात्रावास के प्रवेश द्वार पर क्या हुआ था और स्कूल के बाहर उसके साथ क्या हुआ था? वांग निंग और झांग यू के चेहरे तुरंत बदल गए। तीनों कुछ देर के लिए चुप हो गए। वांग निंग बुदबुदाया, अगर स्कूल की उस लड़की को मुझसे प्यार हो जाता तो जियाओ हुआंग और उसके साथियों ने मुझे उसके सामने ही पीट दिया होता। शेन गू जल्दी से छात्रावास से निकलकर पुरुष छात्रावास भवन से बाहर चला गया। जैसे ही वह छात्रावास भवन के गेट से बाहर निकला, उसने तुरंत वू जियाई के दो अंगरक्षकों को छात्रावास भवन के प्रवेश द्वार से कुछ ही दूरी पर खड़े देखा। जब इन दोनों ने शेन गू को छात्रावास से बाहर आते देखा तो वे तेजी से उसकी ओर बढ़े। हालांकि शेन गू के प्रति उनके चेहरे के भाव दोस्ताना थे और उनके मन में उसके प्रति कोई दुश्मनी नहीं थी। मुझे नहीं पता कि वे क्या कर रहे हैं, लेकिन केवल वे दोनों ही मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पूर्ण संस्करण के लिए पर जाएं। शेन गू के मन में यह विचार आते ही उसके सामने खड़े दो अंगरक्षक उसके पास पहुंच गए। काले सूट पहने एक हटे कट्टे अंगरक्षक ने शेन गू की ओर मुस्कुराते हुए कहा, श्रीमान शेन, हमारी बॉस सुश्री वू जियाए आपसे अकेले में बात करना चाहती हैं। कृपया हमारे साथ आइए, वह मुझसे मिलना चाहती है। शेन गू ने शुरू में सोचा था कि इन दोनों को वूगे ने भेजा है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उन्हें वू जियाई ने भेजा होगा। अगर उन्हें वूगे ने भेजा होता तो शेन गू उनके साथ नहीं जाता, चाहे मामला कुछ भी हो। हालांकि वू जियाई सिस्टम के मिशन का तीसरा लक्ष्य थी और शेन गू उससे अकेले मिलने का मौका नहीं छोड़ना चाहता था। ये सोचकर उसने अंगरक्षक से कहा, वह अब कहाँ है? हालांकि मैं उसे देख सकता हूँ, फिर भी मैं ज्यादा देर नहीं कर सकता। मेरी प्रेमिका मेरा इंतजार कर रही है। वू जियाई से मिलने के लिए उसे बुलाने आए अंगरक्षकों ने बिना किसी हिचकिचाहट के शेन गू की बात मान ली और उसे रास्ता दिखाया। चलते चलते उन्होंने समझाया, वह स्कूल के बाहर एक छोटी कार में है। वह बस आपसे कुछ बातें करना चाहती है। अगर वह खुद आपको ढूंढने आती तो प्रशंसकों से घिरी न होती, तो वह अकेली ही आती। क्योंकि इससे पहले स्कूल के गेट के पास दोनों पक्षों के बीच एक संक्षिप्त संघर्ष हुआ था। जब वू जियाई ने इन दोनों अंगरक्षकों को शेन गू को आमंत्रित करने का निर्देश दिया तो उसने न केवल इस बात पर जोर दिया कि उनका रवैया अच्छा होना चाहिए, बल्कि अस्वीकार किए जाने के बाद उसे आगे कैसे आमंत्रित किया जाए, इस पर उनके लिए बहुत सारे प्रेरक शब्द भी तैयार किए। लेकिन शेन गू के लिए ये शब्द किसी काम के नहीं थे। नियुक्ति के लिए उसकी तुरंत सहमति से वू जियाई के दो अंगरक्षक आश्चर्यचकित हो गए। आश्चर्य के अलावा उन्हें ये भी लगा कि शेन गू की पृष्ठभूमि साधारण नहीं थी, इसलिए उसने वू जियाई से अकेले मिलने जाने की हिम्मत की, जबकि वह वूगे के विरोध में था। तीनों जल्द ही स्कूल के गेट के बाहर एक साधारण सी कार के पास पहुंचे। कार की पिछली सीट पर बैठी वू जियाई ने शेन गू को आते देखा और धीरे से कार की खिड़की नीचे करके उसे दूसरी तरफ से अंदर आने का इशारा किया। मुझे खुशी है कि आप मुझसे मिलने के लिए सहमत हो गए। कार में बैठने के बाद वू जियाई ने शेन गू से यही पहली बात कही। मैंने सोचा था कि तुम एक $1 मिलियन की लग्जरी कार में मेरा इंतजार कर रहे होगे। अगर मुझे पता होता तो मैं नहीं आता। वू जियाई के सामने अकेले में शेन गू का अपने लक्ष्य के प्रति रवैया अब उतना शत्रुतापूर्ण नहीं रहा जितना वूगे के सामने था। उसका लहजा मित्रतापूर्ण था, जिससे वू जियाई को यह भी शक हो गया कि उसके दोनों अंगरक्षक किसी और को लेकर आए हैं जो शेन गू जैसा दिखता है। बेशक वू जियाई ने इस संदेह को गंभीरता से नहीं लिया। बातचीत के दौरान शेन गू का अच्छा व्यवहार देखकर वू जियाई भी थोड़ी खुश हुई।
वह एक तरफ झुकी और बाईं ओर रखे अपने नामी ब्रांड के बैग से एक बैंक कार्ड निकालकर शेनबू को दे दिया। ये किस लिए है? एक क्षण के लिए शेनबू के मन में एक अमीर व्यक्ति द्वारा एक गरीब व्यक्ति को कार्ड देने और फिर उससे किसी और के मूर्ति नाटक दृश्य को छोड़ने की मांग करने की छवि भर गई। अध्याय 2423 मैं पैसे की कद्र नहीं करता। यहाँ 100,000 युआन है, इसे अगले 3 महीनों के लिए मेरा भुगतान समझो। यदि आप 3 महीने के बाद मुझे संतुष्ट कर सकते हैं तो मैं आपको अतिरिक्त 100,000 युआन का भुगतान करूंगा और हम इस चक्र को तब तक दोहराएंगे जब तक कि मुझे आपकी आवश्यकता न हो। वू जियाई के शब्दों के लहजे ने अनिवार्य रूप से शेनबू को बहुत अधिक सोचने पर मजबूर कर दिया। इस समय दोनों एक कार की पिछली सीट पर अगल बगल बैठे थे। बातचीत को गोपनीय रखने के लिए वू जियाई ने ड्राइवर को पहले ही कार से बाहर निकाल दिया। मुझे लगता है कि उसका समर्थन करने वाले सबसे समर्पित प्रशंसक को भी हम दोनों के साथ अकेले जैसा व्यवहार नहीं मिलेगा। वू जियाई की सुंदर आकृति और लगभग अद्वितीय सुंदरता को देखते हुए, इस तथ्य के साथ कि वह शेनबू की तीसरी विजय लक्ष्य थी, एक सामान्य व्यक्ति के रूप में शेनबू अवचेतन रूप से शांत होने के अलावा कुछ नहीं कर सका, लेकिन वह मन भटकने की स्थिति में प्रवेश करने से खुद को नहीं रोक सका। क्या मैं सुंदर हूँ? मनोरंजन उद्योग में एक शीर्ष महिला स्टार के रूप में वू जियाई शेनबू की क्षणिक मनस्थिति को देखने की आदी थी, इसलिए उसने मन ही मन सोचते हुए उसे चिढ़ाया, मेरा आकर्षण वास्तव में कई पुरुषों के लिए अनूठा है। इससे पहले उसने स्कूल के गेट पर बहुत से लोगों के सामने मेरे प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार किया था और वूगे के साथ भी उसका शत्रुतापूर्ण संबंध था। अब यहाँ केवल हम दोनों ही हैं, इतने पास बैठे हैं, तो यह अवश्यंभावी है कि वह मेरे आकर्षण से मोहित हो जाएगा। लेकिन ये भी अच्छा है। इस लाभ के साथ उसे अब वह करने से मना कर देना चाहिए जो मैं चाहता हूं कि वह आगे करे। हालांकि वू जियाई द्वारा इस तरह का सीधा सवाल पूछे जाने के बाद शेनबू को तुरंत अपने संयम खोने का एहसास हुआ। वह अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए खांसने लगा। फिर उन्होंने वू जियाई से 100,000 युआन मामले के बारे में लगातार 2 सवाल पूछे। उस दिन से तुम्हारा क्या मतलब है जब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं रहेगी? आप मुझे 3 महीने के लिए इतना पैसा दे रहे हैं, क्या आप मुझे नौकरी पर रख रहे हैं? प्रश्न पूछते समय शेनबू ने जबरदस्ती शब्द बदलकर किराया कर दिया। हाँ, आप इसे नियुक्ति शुल्क के रूप में समझ सकते हैं। मैं तुम्हें वूगे को तुम्हारी प्रेमिका को छीनने से रोकने के लिए काम पर रख रहा हूँ। वू जियाई के शब्दों के दूसरे भाग ने शेनबू को बहुत आश्चर्यचकित कर दिया। वह थोड़ा असहाय महसूस कर रहा था और हंसते हुए वू जियाई से कहने के लिए एक सहज और उत्सुक स्वर का उपयोग कर रहा था, आपका अनुरोध सचमुच अजीब है। टीवी नाटकों की दिनचर्या के अनुसार क्या आपको मुझे सू जिकिंग को छोड़ने के लिए पैसे नहीं देने चाहिए? वू जियाई भी ये सुनकर हंस पड़ी और यहाँ तक कि जानबूझकर एक चंचल लहजे में अपना आकर्षण दिखाया, मैं ऐसा क्यों करूं? मैं तो बस उसकी चचेरी बहन हूं, उसकी मां नहीं। इसके अलावा अगर मेरी चाची को इस बारे में पता चला तो वह मुझे पैसे वापस कर सकती हैं। अगले कुछ मिनटों में शेनबू को अंततः वू जियाई के विस्तृत स्पष्टीकरण के माध्यम से असली कारण समझ में आ गया कि उसने उसे पैसे क्यों दिए। ये पता चला कि वू जियाई इस बार व्यक्तिगत रूप से वू जिई को खोजने आई थी, क्योंकि उसके चाचा और चाची, जो वू जिई के माता पिता भी थे, ने उसे वू जिई को मनोरंजन उद्योग में प्रवेश करने के लिए राजी करने का काम सौंपा था। और मनोरंजन उद्योग में प्रवेश करने का पहला कदम उसके लिए अच्छे संसाधनों की एक श्रृंखला की व्यवस्था करने के अलावा निजी तौर पर वू जियाई की तुलना में थोड़ी कम प्रसिद्धि वाली एक महिला स्टार को ढूंढना था और उसके साथ अफवाहें उड़ाकर जल्दी से लोकप्रियता हासिल करने की तैयारी करना था। इसलिए वू जी अब सू जिकिंग का सफलतापूर्वक पीछा नहीं कर सकता था और वू जियाई द्वारा शेनबू को पैसे देने का उद्देश्य भी उसे सू जिकिंग के दिल को स्थिर करने के लिए पर्याप्त वित्तीय ताकत देना था। मेरी गर्लफ्रेंड को पैसों की कोई परवाह नहीं है। पहले भी कई अमीर लोग उसके पीछे पड़े थे और उसने उन सभी को सीधे मना कर दिया था। हालांकि मैं आपसे वादा कर सकता हूं कि वूगे उसे आपसे छीन नहीं पाएगा। लेकिन मैं ये पैसा बिल्कुल नहीं ले सकता, क्योंकि अपनी प्रेमिका की रक्षा करना ही मेरा काम है। वू जियाई के स्पष्टीकरण को सुनने के बाद हालांकि शेनबू समझ गया कि जिस कारण से दूसरे पक्ष ने उसे पैसे दिए थे वह उसके लिए बिना किसी नुकसान के फायदेमंद था, फिर भी उसने वू जियाई को कार्ड वापस कर दिया। आखिर एक कहावत है, जो हाथ तुम्हें खिलाता है उसे कभी मत काटो, और उसके पास तो पहले से ही प्रेम सहायता प्रणाली थी। वह भविष्य में पैसों की खातिर वू जियाई द्वारा प्रतिबंधित नहीं होना चाहता था और वह शेनबू को सिस्टम से प्राप्त तीसरा लक्ष्य भी थी।
उन्होंने आशा व्यक्त की कि भविष्य में उसके साथ संबंध बनाने की प्रक्रिया में उनकी स्थिति भी उसके बराबर होगी। पैसे लेने के बाद कर्मचारी की तरह आदेश दिए जाने के बजाय शेन वू द्वारा पैसे लेने से इनकार करने के बाद वू जियाई पहले तो दंग रह गए और फिर कुछ हद तक उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, आपके वर्तमान प्रदर्शन के आधार पर मैं अंततः समझ गया कि सू जीकिंग आपको क्यों पसंद करते हैं। लेकिन वू जियाई ने शेन वू की उसके प्रति पहले की संक्षिप्त प्रशंसा अभिव्यक्ति के बारे में सोचा और फिलहाल इसे प्रकट न करने का निर्णय लिया। उसने बस शेन वू को कार्ड वापस देने पर जोर दिया और कहा, ये धन न केवल आपको वूगे के कुछ वित्तीय लाभों की भरपाई करने की अनुमति देता है, बल्कि मैं ये भी चाहता हूं कि आप मुझे किसी भी समय सू जीकिंग का पीछा करने में उसके नए कदमों के बारे में सूचित करें। पूर्ण संस्करण के लिए पर जाएं। यदि आप नहीं चाहते कि मैं इस धन का उपयोग करके आपसे प्रतिस्पर्धा करूं, तो इसे इस प्रकार समझें कि मैं आपसे प्राप्त जानकारी के लिए आपको भुगतान कर रहा हूं। जब शेन वू ने वू जियाई को 3 शब्दों सूचना शुल्क का उल्लेख करते सुना तो उसने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं और तुरंत मना नहीं किया। तो आपका मतलब है कि आपके पैसे स्वीकार करने के बाद मुझे लंबे समय तक आपके संपर्क में रहना होगा। वू जियाई को गलतफहमी से बचाने के लिए कि वह असंतोष व्यक्त कर रहा है, शेन वू ने जानबूझकर एक हंसमुख स्वर में बात की। आप मनोरंजन उद्योग में सभी प्रकार के दृश्य देखने के बाद वू जियाई ने तुरंत भौहें चढ़ा दी। उसकी प्रतिक्रिया देखकर शेन वू को पता चल गया कि उसने गलत समझा था। इसलिए उन्होंने तुरंत अपना हाथ हिलाया और कहा, गलत मत समझिए, मैं सिर्फ इसलिए खुश हूं क्योंकि मैं वूगे से बेहतर तरीके से निपट सकता हूं। अगर वूगे भविष्य में सू जीकिंग का पीछा करने के लिए कुछ अनुचित करता है तो मैं उसे रोकने के लिए तुरंत आपसे संपर्क कर सकता हूं। वू जियाई की भौहें तुरंत ढीली पड़ गईं। साथ ही उसने सिर हिलाया और शेन वू की प्रशंसा करते हुए कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे वास्तव में आपकी जरूरत है। अगर ऐसी स्थिति वास्तव में होती है तो कृपया मुझे जल्द से जल्द बताएं। मैं आपकी प्रेमिका के साथ उसकी उलझन को सुलझाने में आपकी पूरी मदद करूंगी। यह मानते हुए कि वू जियाई उन लक्ष्यों में से एक थी जिनका वह पीछा करना चाहता था, शेन वू ने अंततः सिर हिलाया और उसके द्वारा दिया गया बैंक कार्ड स्वीकार कर लिया। हालांकि कार्ड स्वीकार करने के बाद उन्होंने वू जियाई को सच्चाई बताई, मैं वास्तव में पैसे को महत्व नहीं देता, अब मेरे लिए इसका कोई मतलब नहीं है। मैंने ये कार्ड केवल इसलिए स्वीकार किया क्योंकि मुझे मुफ्त में काम करने की आदत नहीं है। शेन वू के शब्दों को सुनने के बाद वू जियाई ने खुद को अवाक होने का कोई स्पष्ट भाव न दिखाने के लिए मजबूर किया। सौभाग्य से मैं एक अभिनेत्री हूं। इन 7 शब्दों को बिना किसी भाव के कहने के बाद वू जियाई ने तुरंत अपने फोन पर शेन वू का वीचैट जोड़ दिया। उसने अपना फोन नंबर और बैंक कार्ड का पासवर्ड जो उसने शेन वू को वीचैट के माध्यम से दिया था, भेज दिया। फिर उसने शेन वू की कार के बाहर की ओर इशारा किया और संकेत दिया कि वह अब जा सकता है। संपर्क में रहो। शेन वू ने सिर हिलाया, कार का दरवाजा खोला, वू जियाई की साधारण दिखने वाली कार से बाहर निकला और धीरे धीरे परिसर में चला गया। यह अनुमान लगाने के बाद कि वह वू जियाई की नजरों से ओझल हो गया है, उसने अपनी गति बढ़ा दी और पुस्तकालय की ओर चल पड़ा। अध्याय 2524 हार न मानना व्यर्थ है। मैंने पहले कभी इतना घमंडी युवक नहीं देखा। यहां तक कि उद्योग जगत के कई बड़े लोग जिन्होंने पहले ही बड़ी सफलता हासिल कर ली है, ऐसी बातें कहने की हिम्मत नहीं करते। शेन वू के कार से उतरकर चले जाने के बाद वू जियाई ने कार में अपने बगल में बैठे अंगरक्षक कप्तान झेंग वुरु, जो उनके विश्वास पात्रों में से एक थे, की ओर मुड़कर ऐसा कहा, क्या आप चाहते हैं कि मैं उसकी विस्तृत जांच के लिए किसी को ढूंढूं? हालांकि झेंग वू को यह नहीं पता था कि शेन वू ने वू जियाई से कार में पहले क्या कहा था। एक अधीनस्थ आदत के रूप में उसने तुरंत ऐसा अनुरोध किया। ठीक है, आज रात श्री जोऊ के कार्यक्रम में भाग लेने के बाद आप इस मामले पर काम करना शुरू कर सकते हैं। वू जियाई ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हालांकि मुझे उस पर रहस्यमयी भावना बहुत पसंद है, लेकिन वूगे के भविष्य के लिए जितनी जल्दी हो सके उसके विवरण की जांच करना बेहतर है। जब शेन वू उस स्व अध्ययन कक्ष में पहुंचे जहां उन्होंने सू जीकिंग से मिलने की व्यवस्था की थी, तो सू जीकिंग पहले से ही कमरे में पढ़ रही थी। स्व अध्ययन कक्ष में प्रवेश करने के बाद वह सबसे पहले ये पुष्टि करने गया कि कल सू जीकिंग पर निगरानी रखने वाले 2 लोग यहाँ थे या नहीं। उसने पाया कि वे दोनों आज इस स्व अध्ययन कक्ष में नहीं थे। सू जीकिंग को छोड़कर स्व अध्ययन कक्ष में बाकी 3 लोग ऐसे थे जिनसे वह पहले कभी नहीं मिला था। शायद इन 3 लोगों में से 2 को वूगे या जियाओ हुआंग ने भेजा होगा, लेकिन शेन वू ने अपने दिल में ऐसा निर्णय लेने की परवाह नहीं की, क्योंकि यदि दूसरा पक्ष कठोर हो जाता
तो उसके पास अब खुद को बचाने के लिए ए स्तर की आत्मरक्षा युद्ध कौशल थी, और सू जीकिंग एक ऐसी लड़की थी जिसे पैसे की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि वू जियाई ने उससे एक कार्ड दिया था जिसमें 100,000 युआन थे। यदि यह कोई साधारण व्यक्ति होता या पिछला शेंग वू होता जिसने सिस्टम प्राप्त नहीं किया होता, तो वह निश्चित रूप से पहले एटीएम में जाकर यह पुष्टि करता कि क्या वास्तव में अंदर 100,000 युआन है। लेकिन अब शेन वू को इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी। एक तो सिस्टम से रिश्ता था और पैसा उसके लिए ज्यादा मायने नहीं रखता था। दूसरे, उसने सोचा कि वू जियाई को इस मामले में उसके साथ कोई चाल नहीं चलनी चाहिए, और अगर उसने ऐसा किया भी तो उसे इसकी परवाह नहीं। इससे भविष्य में जब उसका सामना वू जियाई से होगा तो वह नैतिक रूप से श्रेष्ठ ही साबित होगा। ये सोचते हुए शेन वू, जो अपना बैग उठाए हुए था, सू जिकिंग की ओर चला जो ध्यान से पढ़ रही थी। जब सू जिकिंग को लगा कि कोई आ रहा है तो उसने अपना सिर उठाया और शेन वू की ओर हल्के से मुस्कुराई, जो उसके बगल में बैठा था, और कुछ नहीं बोला। वह अभी भी किताब में डूबा हुआ था। मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने कब से पढ़ाई की है। 1 महीना, 2 महीने नहीं, पिछली बार तो पिछले सेमेस्टर की अंतिम परीक्षा से 2 सप्ताह से भी कम समय पहले था। ये सोचते हुए शेन वू ने अपने बैग से किताब और कलम निकाली, आत्महीनता से मुस्कुराया और कड़ी मेहनत और गंभीरता से अध्ययन करने की स्थिति में भी प्रवेश किया। समय तेजी से बीत गया और स्व अध्ययन कक्ष शांत हो गया। पढ़ाई के दौरान शेन वू हमेशा सोचता था कि सू जिकिंग किसी समय अचानक अपने हाथ में कलम नीचे रख देगी और फिर अपना सिर उसकी ओर घुमाकर कहेगी, चलो विमान उड़ाने का खेल खेलते हैं। हालांकि जैसे जैसे खिड़की के बाहर सूरज धीरे धीरे पश्चिम की ओर झुकता गया, सू जिकिंग हर समय किताब में ज्ञान के सागर में डूबी हुई प्रतीत होती रही। इससे शेन वू को भी वहीं बैठकर पढ़ाई करनी पड़ी। शुरुआत में अनिर्णायक होने से लेकर धीरे धीरे एकाग्र होने तक, और फिर पुस्तक में दिए गए ज्ञान का उपयोग करके अन्य ज्ञान बिंदुओं से जुड़ने और शोध की मनोदशा विकसित करने तक। मुझे नहीं पता कि कितना समय बीत गया। सू जिकिंग ने हल्की सांस छोड़ते हुए आखिरकार किताब बंद कर दी और मुस्कुराते हुए शेन वू से पूछा, इतने लंबे समय तक गंभीरता से पढ़ाई करने के बाद तुम्हें कैसा लग रहा है? शेन वू को सू जिकिंग की बातों से अंदाजा हो गया कि वह उसके बारे में सोच रही है, इसलिए उसने जवाब देने में कोई हड़बड़ी नहीं दिखाई। जवाब देने से पहले उसने एक पल सोचा। शुरू में ध्यान केंद्रित करना कठिन था, लेकिन जैसे जैसे मैंने पढ़ाई में अधिक समय बिताया, मैं धीरे धीरे लय में आ गया। पता लगाना, सू जिकिंग के साथ अंतरंगता का स्तर बढ़ गया है। ऐसा लगता है कि मेरे जवाब से वह संतुष्ट हो गई। हालांकि शेन वू ने हैंडबुक में देखा कि सू जिकिंग की उनके प्रति अनुकूलता केवल 31 तक बढ़ी थी, जो केवल 1 अंक अधिक थी। लेकिन वह अभी भी संतुष्ट था और उसे लगा कि उसने कुछ हासिल किया है, क्योंकि उसने जल्दबाजी में यह जवाब नहीं दिया कि लंबे समय तक पढ़ाई करने का एहसास अच्छा था या बुरा। दोपहर के अध्ययन सत्र के समाप्त होने के बाद और रात्रि भोजन से पहले चलो प्रतिस्पर्धा करने के लिए बैटलशिप का खेल खेलें। सू जिकिंग ने अपने बैग से एक सफेद नोटबुक निकाली, उसका एक पन्ना फाड़कर शेन वू को थमा दिया। फिर उसने एक और पन्ना फाड़कर उस पर गंभीरता से ग्रिड बनाने शुरू कर दिए। क्या एक दिन के लिए मेरी प्रेमिका बनने का उद्देश्य अब भी वही है? शेन वू ने अपने दिल में धीरे से आह भरी, लेकिन जल्दी से मुस्कुरा दिया। उसने अपना फोन निकाला और जानबूझकर वीचैट पर सू जिकिंग को एक संदेश भेजा, अगर मैं इस बार फिर जीत जाऊं तो क्या तुम एक और दिन के लिए मेरी गर्लफ्रेंड बनने को तैयार हो जाओगी? संदेश भेजने के बाद उसने मेज पर रखे सू जिकिंग के फोन की ओर इशारा किया। सू जिकिंग ने वीचैट खोला और संदेश पढ़ने के बाद पहले तो वह थोड़ा स्तब्ध रह गई, फिर उसके चेहरे पर गर्व का भाव आ गया। उन्होंने वीचैट पर शेन वू को जवाब दिया, ठीक है, लेकिन मैं इस खेल में आपसे लगातार 2 बार नहीं हारूंगा। अभी ज्यादा समय नहीं बीता था। इस बार खेल के प्रति सू जिकिंग का रवैया पिछली बार से भी अधिक गंभीर था। हालांकि परिणाम नहीं बदला था। ये शेन वू के लिए 1 और 3-2 की जीत थी। शेन वू पूरे खेल में एक प्लेन हेड का अनुमान लगाने में सू जिकिंग से आगे चल रहे थे, जब तक कि सू जिकिंग ने स्कोर 2-2 से बराबर नहीं कर दिया और अगले राउंड में तुरंत उनके तीसरे प्लेन हेड पर निशाना साधा। ये सू जिकिंग की अविश्वास्यता पिछली बार से भी अधिक थी। आपका भाग्य बहुत अच्छा है। आपने स्पष्ट रूप से मेरे विमान को केवल एक बार ही टक्कर मारी है। आप कल भी भाग्यशाली थे और आज भी आप भाग्यशाली हैं। शेन वू, जिसने 90 खेल सिक्के खर्च कर दिए थे, सू जिकिंग के सामने रहस्यमय दिखने के लिए मुस्कुराते हुए चुप रहा।
उन्होंने धीरे से श्वेत पत्र, पुस्तक और कार्बन पेन जिस पर बैटलशिप का चित्र बना था को अपने कंधे के बैग में रख लिया, खड़े हुए और सू जिकिंग से कहा, जो परिणाम को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी, चलो पहले खाना खा लेते हैं। अगर तुम अब भी खेलना चाहते हो तो हम कल फिर लड़ेंगे। पर एक त्वरित नजर आपको अधिक संतुष्ट कर देगी। शेन वू की बातें सुनने के बाद सू जिकिंग ने एक और राउंड खेलने पर जोर नहीं दिया। उसने भी अपना सामान बैग में रखा और शेन वू के पीछे पीछे अध्ययन कक्ष से बाहर चली गई। जैसे ही वे दोनों चले गए, अध्ययन कक्ष में शेष 3 लोगों ने तुरंत अपने चेहरे पर तनाव कम कर लिया और जल्दी से अपना सामान पैक करके चले गए। चूंकि सू जिकिंग ने उन्हें कैफेटेरिया में रात का खाना खिलाने का वादा किया था, इसलिए लाइब्रेरी से निकलने के बाद शेन वू सू जिकिंग के पीछे तीसरे कैफेटेरिया में गया, जो सबसे महंगा और सबसे छोटा क्षेत्र वाला कैफेटेरिया था, जहां कुछ छात्रों की उच्च मानक आहार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष व्यंजन परोसे जाते थे। वास्तव में एक साधारण रात का खाना ही काफी है। यहाँ खाने का खर्च बाहर किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाने से कम नहीं होगा। ये देखने के बाद कि वे डाइनिंग हॉल 3 की ओर जा रहे हैं, शेन वू ने सू जिकिंग को बहुत अधिक पैसा खर्च न करने के लिए मनाने की पहल की। अध्याय 2625 अचानक संकट कॉल प्राप्त हुआ। सू जिकिंग संतुष्टि से मुस्कुराए, कोई बात नहीं, मैं दोस्तों के बीच समान व्यवहार में विश्वास रखता हूँ। या यूं कहें कि मैं दूसरों को अपने साथ उतना बुरा व्यवहार नहीं करने दूंगा जितना मैं उनके साथ करता हूँ। आपने मुझे दोपहर में अच्छा भोजन कराया, इसलिए यह उचित है कि मैं अब आपके साथ उदारता से पेश आऊं। चिंता मत करो, मेरे परिवार की स्थिति अच्छी है और मुझे हर साल प्रथम श्रेणी की छात्रवृत्ति मिलती है। मैं ये भोजन आसानी से खरीद सकता हूँ। तभी शेन वू ने सिस्टम से दोनों के बीच फिर से घनिष्ठता बढ़ने का संकेत सुना। इस वृद्धि के साथ उनकी अंतरंगता 32 अंक तक पहुंच गई थी। यद्यपि लगातार 2 बार अंतरंगता में केवल 1 अंक की वृद्धि हुई, लेकिन इसमें अधिक समय नहीं लगा। इससे शेन वू को और अधिक विश्वास हो गया कि वह तीनों लक्ष्यों में से प्रथम लक्ष्य हो सकती है जिसका सफलतापूर्वक पीछा किया जाएगा। पूरे रात्रिभोज के दौरान वे बस यूं ही बातें करते रहे। रात्रि भोजन के बाद अंधेरा होने लगा था। शेन वू ने सू जिकिंग को वापस उसके छात्रावास में पहुंचाया। आसपास की कई लड़कियां शेन वू की ओर इशारा करके फुसफुसा रही थीं। कल मिलते हैं। सू जिकिंग ने शयनगृह के सामने मुस्कुराते हुए शेन वू को अलविदा कहा। ऐसा प्रतीत हुआ कि गपशप से उन पर कोई असर नहीं पड़ा। कल मिलते हैं। ये पहली बार था जब शेन वू ने किसी लड़की को प्रेमी के रूप में अपने छात्रावास में भेजा था। यह मीठा लगा। हालांकि सू जिकिंग उस समय केवल उसकी अस्थायी प्रेमिका थी, प्रेम सहायता प्रणाली के अस्तित्व के कारण शेन वू ने पहले ही उसे अपने दिल में अपनी असली प्रेमिका के रूप में मान लिया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे शेन वू को इस तरह का अनुभव होगा। यद्यपि यह प्रणाली उसके पास 2 दिनों के लिए थी, फिर भी शेन वू अपने छात्रावास की ओर लौटते समय उत्साहित महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था कि आखिरकार उसकी किस्मत बदल गई है। तभी उसकी जेब में रखा फोन वाइब्रेट हुआ। शेन वू ने अपना फोन निकाला और उस पर नाम और नंबर देखा और थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन जल्दी से कॉल का जवाब दिया। हेलो शेन वू, मुझे आपकी एक मदद चाहिए। फोन के दूसरी ओर वू जियाई थी, जो जानबूझकर अपनी आवाज धीमी करके तत्काल बात कर रही थी। क्या ये वू गे के बारे में है? शेन वू ने वू जियाई के अंत में पानी की तेज आवाज सुनी, जैसे कि उसने जानबूझकर नल को जोर से खोला था, और उसे थोड़ा अजीब लगा। नहीं, मैं आज रात एक शराब पार्टी में गया था। पार्टी का आयोजक बहुत शक्तिशाली है और मैं वहां नहीं रुकना चाहता, इसलिए मैंने आपकी मदद मांगने का सोचा। बाद में तुम मुझे फोन करके कहना कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो और मुझे लेने आ रहे हो, तो मैं जा सकती हूँ। शेन वू ने यह सुनकर बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति दे दी कि उसे वू जियाई का प्रेमी होने का नाटक करना होगा। आखिरकार वू जियाई सिस्टम द्वारा उसे दिया गया तीसरा लक्ष्य था और वह इस तरह के नाटक से उसका प्रेमी व्यवसाय में मदद करने को तैयार था। इस समय 50 साल का एक आदमी, जो शराब पीता हुआ सा लग रहा था, दरवाजे के बाहर जोर जोर से कह रहा था, मिस वू, क्या आप तैयार हैं? हम सब आपके बाहर आने और साथ में शराब पीने का इंतजार कर रहे हैं। वू जियाई ने तुरंत शेन वू से फुसफुसाते हुए कहा, मैं तुम्हें स्थान और कमरा नंबर भेज दूंगी, टैक्सी ले लो और जैसे ही तुम कार में बैठो मुझे फोन करो। इसके बाद मैं निश्चित रूप से आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। इस वाक्य के बाद शेन वू ने अपने फोन पर कॉल कट जाने की आवाज सुनी। धत्तेरी की, मैं आज ही उनसे मिला हूं और उन्होंने मुझे इतना बड़ा काम दे दिया है। अगर हमारा खास रिश्ता न होता तो मैं इतनी मुश्किल बात की जहमत नहीं उठाता।
शेन गू ने वह स्थान देखा जो वू जियाई ने उसे डब्ल्यू चैट के माध्यम से भेजा था, शिकायत करते हुए, जबकि उसके पैर ईमानदार थे। हालांकि जिस व्यक्ति ने मनोरंजन उद्योग में पहली पंक्ति की महिला स्टार वू जियाई को एक डिनर पार्टी में आमंत्रित किया था, जिसे मना करने की हिम्मत खुद वू जियाई ने भी नहीं की थी, वह बहुत शक्तिशाली होना चाहिए, लेकिन सिस्टम के साथ वह डर नहीं रहा था। मुझे आश्चर्य है कि बाद में इससे निपटने के लिए मुझे कितने खेल सिक्के खर्च करने होंगे। दूसरी ओर जब शेन गू स्कूल के गेट से बाहर निकला और टैक्सी में बैठा तो उसने शेष 310 खेल के सिक्कों को देखा और वू जियाई के साथ इस कार्यक्रम में भाग लेने की लागत के बारे में और भी चिंतित हो गया। वू जियाई के पूर्व अनुरोध के अनुसार टैक्सी चलने के बाद उसने उसका नंबर डायल किया। 3 घंटियां बजने के बाद वू जियाई ने फोन उठाया। मैं अभी भी बॉस झोऊ के साथ शराब पी रहा हूं। शेन गू के बोलने से पहले ही वू जियाई बोल पड़ी। क्या तुम मुझे लेने आ रहे हो? जरूर, मैं तुम्हें अपने दोस्तों से भी मिलवा दूंगा। मुझे आपका इंतजार रहेगा। वू जियाई ने स्पीकरफोन का उपयोग किए बिना अपना एक आलाप पूरा किया और फिर फोन रख दिया। इस समय शेन गू के दिमाग में सिस्टम प्रॉम्प्ट की आवाज आई। अब 5वां अस्थायी कार्य जारी किया जा रहा है। बॉस झो और उसके समूह के साथ हिंसक संघर्ष में शामिल हुए बिना वू जियाई को सफलतापूर्वक दूर ले जाना। इस अस्थायी कार्य को पूरा करने के बाद आपको 500 गेम सिक्के प्राप्त होंगे। इतने सारे। पहले तो शेन गू को थोड़ी हिचकिचाहट हुई, लेकिन इनाम के रूप में खेल के सिक्कों की संख्या सुनने के बाद वह खुश हो गया। और इतने सारे गेम सिक्का पुरस्कार के प्रोत्साहन के तहत उसने वास्तव में गंतव्य पर उतरने से पहले कार्य को पूरा करने का एक तरीका सोचा। जिस स्थान पर बॉस झो ने वू जियाई को आमंत्रित किया था वह चेंडोंग शहर का सबसे शानदार रेस्तरां था। जैसे ही उन्होंने रेस्तरां की शानदार लॉबी में प्रवेश किया, एक बहुत ही खूबसूरत रिसेप्शनिस्ट आगे आए और झुककर शेन गू से पूछा कि क्या उनके पास आरक्षण और कमरा नंबर है। हालांकि रिसेप्शनिस्ट की उपस्थिति वू जियाई के समान स्तर की नहीं थी, लेकिन वह सुजीकी की रूममेट यान कियान से कम आकर्षक नहीं थी। जब शेन गू ने रिसेप्शनिस्ट को वू जियाई द्वारा दिया गया कमरा नंबर 606 बताया तो वह और भी ज्यादा सम्मान से भर गई और बड़े उत्साह से उसे लिफ्ट तक ले गई। वे 6ठी मंजिल पर पहुंच गए। ये लोग बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण हैं। कमरा नंबर 605 से गुजरते हुए शेन गू ने देखा कि दरवाजा खुला था और खाने की मेज हटा दी गई थी। 20 से ज्यादा हटे कट्टे अंगरक्षक करीने से सजी कुर्सियों पर बैठे थे, मानो छात्र कक्षा के बाद अपने शिक्षक का इंतजार कर रहे हों। उनमें वू जियाई द्वारा लाए गए 4 अंगरक्षक भी थे। शेन गू के पास से गुजरते ही उन्होंने उसे शक की निगाह से देखा, लेकिन उनमें से किसी ने भी कोई कदम नहीं उठाया। खूबसूरत रिसेप्शनिस्ट ने कमरा नंबर 606 का दरवाजा खटखटाया और एक अंगरक्षक तुरंत बाहर आया। ये सज्जन इस कमरे में अतिथि होने का दावा कर रहे हैं। रिसेप्शनिस्ट ने अंगरक्षक से कहा, क्या आप श्रीमान शेन हैं? अंगरक्षक ने शांत स्वर में शेन गू से पूछा। हाँ, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को लेने आया हूँ। ये जानते हुए कि श्री झो उच्च स्थिति के थे, शेन गू ने जानबूझकर अंगरक्षक का सामना करते समय बहुत अभिमानी रवैया दिखाया, ताकि बाद में जब वह श्री झो से मिले तो वह अपना प्रभुत्व बनाए रख सके। जब अंगरक्षक ने शेन गू के प्रभावशाली व्यवहार को देखा तो वह अधिक सम्मानजनक हो गया और उसे कमरा 606 में प्रवेश करने देने के लिए एक तरफ हट गया और विनम्रता से कहा, कृपया अंदर आइए।